पेज नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 1 निकाल। ये हमने क्या सवाल सीखा ये सब कल वाले रिवाइज कर संजय पढ़ा तो प्लीज रिवाइज इट। जानने में सवाल ठीक है प्लीज। पेज नंबर 23 ये आवाज चेक करने के लिए सही बात। ये सारी पेज नंबर 23 निकाल ली। क्वेश्चन नंबर चलिए डाटा पढ़े क्वेश्चन सॉल्व करवाना। Faraday Pharmaceuticals Limited acquired a building for rupees 200 million on 1st July 2005. The following information relating the building is available. It is being depreciated on a straight line basis over 20 years. FPL uses revaluation model for subsequent measurement of property, plant and equipment. Subsequent measurement के कौन-कौन से मॉडल हैं? तो कंपनी ने कौन सा यूज करना शुरू कर दिया? And accounts for the revaluation on the net replacement value method. तो वर्ड को थोड़ा समझने के लिए रिक्वायरमेंट के नीचे है ना, थोड़ा सा नीचे रिक्वायरमेंट बी के नीचे एक लाइन लिखी होगी क्वेश्चन नंबर 2 से ऊपर बनता है। नेट बेटा रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड सिंपली वही होता है कि अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग बन रहा हो, जिस दिन रिवैल्यूएशन होती है उस दिन एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को पहले एसेट की कॉस्ट के साथ नेट ऑफ करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। याद आता है? पढ़िएगा जरा सेंटेंस नीचे पे लिखा हुआ। नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड सिंपली मींस एलिमिनेट द एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अगेंस्ट एसेट। किस एंट्री की बात हो रही है? अपने हाथ से जरा लिखें इस लाइन के साथ। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एसेट, एसेट क्रेडिट मशीनरी है तो मशीनरी क्रेडिट, बिल्डिंग किस दिन होती है एंट्री? किस दिन होती है सर? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन से कितने से होती है? जितनी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की फिगर आ रही हो। तो नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड कोई नई चीज नहीं, सिंपली इसका मतलब ये है कि जो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन होगी उससे आपने एसेट के साथ डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पर नेट ऑफ कर दिया। ठीक है, अरे दोबारा समझना शुरू कर लें। एफपीएल uses revaluation model for subsequent measurement of property, plant and equipment and accounts for revaluation on net replacement value method. The details of revaluation carried out by independent valuer during the past years are as follows. Independent valuer पे जरा वर्ड अंडरलाइन कीजिएगा। अभी बेटा जो फेयर वैल्यूज डिटरमिन करना है, कौन सा एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है, ये हम अकाउंटेंट्स का काम नहीं है। हम अकाउंटेंट से सिर्फ उसकी एंट्री करते हैं। ये भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है फेयर वैल्यूज डिटरमिन करना एसेट की। उन लोगों को वैल्यूअर्स बोलते हैं जो लोग फेयर वैल्यू एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। ये भी स्पेशलाइज्ड फील्ड है, इसके भी एक्सपर्ट्स होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? वैल्यूअर्स। और इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि कंपनी के एम्प्लॉय नहीं, ये भी अलग इनके भी फर्म्स होते हैं, जिसमें ऑडिट फर्म्स होते हैं, अकाउंटिंग फर्म्स होते हैं। इसी तरह इन वैल्यूज ने भी फर्म्स बनाई होती हैं और इनका काम क्या होता है? एसेट्स की मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करके कंपनीज को देना। तो ये भी पूरी बुकलेट होती है, जब आप बड़े होंगे तो देखेंगे। तो इंडिपेंडेंट वैल्यू सिंपली मींस एक पर्सन है जिसका काम क्या है? सिर्फ मार्केट वैल्यूज डिटरमिन करता है। तो कंपनी ने जब रिवैल्यूएशन की है तो किसने कंडक्ट किया ये रिवैल्यूएशन? एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स आर एज फॉलोस। बस बाकी इसकी और कोई सिग्निफिकेंस नहीं, बस पता होना चाहिए इस वर्ड का मीनिंग। वैल्यूअर का मीनिंग क्या है? वैल्यूअर किसे कहते हैं? जब फेयर वैल्यूज डिटरमिन करता है। और इंडिपेंडेंट का मतलब कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है,
एक अलग पर्सन है जो रिवैल्यूएशन करता है, तो उसकी बेस पे आप जो रिवैल्यूएशन रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में जो फेयर वैल्यूज गिवन होती हैं उसकी बेस पे फिर हमने अकाउंटिंग करनी होती है। तब एसेट की परचेज डेट होने का फर्स्ट टाइम बिल्डिंग 1 जुलाई 2005 लिखा है सर, ऐसे ही? तो फर्स्ट रिवैल्यूएशन डेट नीचे टेबल में पड़ा, 1 जुलाई 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। 10 साल रिवैल्यूएशन कंपल्सरी है, लेकिन हो भी सकती है। वैसे कब हो जानी चाहिए? तो लग रहा है कि शायद हर साल सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर। तो एग्जामिनर वाला ये डाटा तो एग्जामिनर देगा, वो हर साल अगर डाटा देगा तो हम हर साल वर्किंग कर लेंगे, अगर कुछ ईयर्स का गैप होगा तो अकॉर्डिंगली कर लेंगे। तो 230 मिलियन, 170 मिलियन एंड 180 मिलियन फिगर्स देनी है फेयर वैल्यू की। इनको इन रिस्पेक्टिव डेट से हम कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि सरप्लस है या लॉस है और अकॉर्डिंगली फिर ट्रीट करेंगे। नंबर 3 FPL, अब कंपनी का नाम उसने एब्रिविएशन बना दी ऊपर, फैराडे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी लिमिटेड। FPL transfers maximum possible amount from revaluation surplus to retained earnings, underline that last words, on annual basis. सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर होता है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? डिस्पोजल में भी हो सकता है और साथ साथ जैसे जैसे डेप्रिसिएशन होती है वैसे भी हो सकता है। सेंटेंस पढ़ के बताएं, ये डिस्पोजल की बात हो रही है, एनुअल बेसिस पे होना है, इट मीन जैसे जैसे एनुअली आप डेप्रिशिएट करेंगे उसी के साथ साथ डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे, और सॉरी सरप्लस भी ट्रांसफर करेंगे। वैसे भी अगर ये पॉइंट नंबर 3 ना लिखा होता है, ये बताया ना होता है कि सरप्लस ट्रांसफर की पॉलिसी कौन सी बनानी है, तो अपने रजिस्टर में लास्ट पैराग्राफ पढ़िएगा कल जो जाते जाते आपने लिखा है। अगर पर्सन साइलेंट हो तो इवन देन सरप्लस का आपने ईयर वाइज ही ट्रांसफर करना है रिटेन्ड। एंट्री की बात हो रही है, surplus added, retained earnings credit. Number 4, there is no change in the useful life of the building. Useful life एक estimate होता है, estimate ही होता है ना ये कब estimate करना पड़ता है? जब asset हमने खरीदा होता है तो useful life estimate होती है, residual value भी estimate होती है, फिर method की selection होती है। तो sometimes इन estimates में change भी हो सकता है, तो अगर वो चेंज हो रहे तो फिर कैसे होता है वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या लाइन लिखी हुई है, नो चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, व्हिच मींस ऊपर फर्स्ट टाइम में देखें जो 20 इयर्स का एस्टीमेट है वो एज इट इज ही रहा है ओवर द पीरियड ऑफ क्वेश्चन। अब आ जाए रिक्वायरमेंट पे, दो रिक्वायरमेंट लिखेंगे। नंबर 1 लिखा हुआ है, प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन व्हिच मींस 1 जुलाई 2005 of the building to the year ended 30th June 2009। बताएं कितने साल बनेंगे? नहीं गिनके इस तरह थोड़ी 5 साल से बैठे, कौन कौन सा ईयर एंड आएगा? फर्स्ट ईयर एंड बेटा कौन सा होगा? 1 जुलाई 5 है ना, तो 30th जून पे अगर ईयर एंड हो रहे हैं तो 30th जून 6 होगा, फिर 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, तो गिनेंगे तो 4 होगा वरना 5 लग रहा है। 30th जून असल में ईयर एंड है। फिर एक बी रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर्स फॉर ऑल रेलेवेंट ईयर्स, बिल्डिंग अकाउंट, accumulated depreciation account and revaluation surplus account। पहले हम बी रिक्वायरमेंट करेंगे, उसकी वजह ये है कि एंट्रीज भी हो जहन में आ जाएंगी और साथ साथ उनकी पोस्टिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले जरा बी रिक्वायरमेंट के एंगल से क्वेश्चन शुरू करें। क्या लेजर्स बनाने के लिए भी एंट्रीज करनी पड़ती है? लेकिन अपने डिजाइन में करेंगे। अब अगर लेजर्स बनाने हैं तो एंट्रीज लिख के पोस्ट करने की जरूरत नहीं, तो एंट्रीज इंशाल्लाह जहन में करेंगे और लेजर इंशाल्लाह रजिस्टर पे करें। ये ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए सारे वाले, तो इकट्ठे होना इशू बन गया यार। ये सर एक नया पेज चाहिए, साफ सुथरा सा पेज ढूंढे, 4-5 साल की वर्किंग है, साथ साथ चली जाए। बिजनेस नेम लिखा करें, अवेलेबल है फैराडे फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इस एक क्वेश्चन में तकरीबन इसे डिस्कशन के सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाने तो बाद में बार बार रिपीट होना, तो कंसंट्रेट अपने करना। पहले लेजर्स बना,
लेजर्स ऑफ ऑल रेलिवेंट ईयर्स, अब रेलिवेंट ईयर्स वही रखेंगे जो रिक्वायरमेंट ए में बताया उसमें 6 से लेकर 9 तक। जी सर इस तरह कीजिएगा, जरा मेरे साथ स्टार्ट कर लें, दो आमने सामने रखो बेटा, इतनी जगह नहीं चाहिए मेरे साथ रखेंगे। एक बिल्डिंग अकाउंट और एक क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आमने सामने रखें पेज की लेफ्ट राइट साइड पे, और पूरा पेज रखिएगा 4 साल है खुला खुली वर्किंग कीजिएगा, 4 सालों के ये लेजर्स बनना है। और तीसरा लेजर कौन सा रिक्वायर्ड है, रिवॉल्यूशन सरप्लस अकाउंट, उसके लिए नेक्स्ट पेज पे जाइएगा। पहला क्वेश्चन जरा साफ सुथरा खुला खुला पूरा पेज छोड़ दो, कोई नहीं, थोड़ी सी जगह बच जाएगी खैर। फर्स्ट पेज पे कर दिया अपने हम दो लेजर्स खोलें लेफ्ट राइट साइड पे, बिल्डिंग अकाउंट क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, and revaluation surplus account. जी एक एक फिगर प्लीज सोच के ढूंढ के लिखनी है। एक छोटा सा डिसीजन और भी ले लें, जरा डाटा पढ़ें। मिलियंस में फिगर्स है, तो मिलियंस में सुरन तो वर्किंग करनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल चले पहला एक क्वेश्चन है एटलीस्ट, लेकिन थाउजेंड्स में जरूर करें। वैसे मिलियन में कितने जीरो होंगे, 200 मिलियन आगे, मिलियंस में कर लें, आपने राउंडिंग ऑफ में फंस जाना जरा। तो पहला एक क्वेश्चन में रुपीज इन थाउजेंड्स में कर लें, मिलियंस भी रहने दें, पूरा भी रहने दें, कुछ ना कुछ तो जरा यूज हो। रुपीज इन थाउजेंड के ऊपर हेडिंग लिखने लगे, इसके ऊपर आइडिया है ना इसका। अब मिलियंस में अगर कहूंगा तो 200 मिलियन कितना हो जाएगा, नहीं बेटा 2000 नहीं होगा, चले लिख के सोच लेते हैं, लिख के सोच। लेकिन 12 आइंदा से इंशाल्लाह जब भी क्वेश्चन को करेंगे, अगर डाटा मिलियंस में है तो मिलियंस में करेंगे, रुपीज में है रुपीज में करेंगे, थाउजेंड्स में है तो थाउजेंड्स में। फिलहाल मिलियंस को किस में कन्वर्ट करो, थाउजेंड्स में करूंगा। जी फर्स्ट एंट्री शुरू हो जाएगी। सर अभी कर लेते हैं सर, लड़ना नहीं सर 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 सब जब अपने पैसे समझेंगे तो इंशाल्लाह जीरो पूरे हो जाएंगे। ये पहली एंट्री से पहली डेट से, पहली रेलिवेंट डेट से, डेट नजर नहीं आ रही है, हम नहीं बताएंगे, हम थके हुए हैं, हमारे साथ जुल्म है ये क्लास। व्हाट इज द फर्स्ट डेट, अगर हम आ गए तो हमारा शुक्रिया अदा किया जाए, वो इंशाल्लाह एंड में करूंगा। 1 जुलाई 5 ये बिल्डिंग परचेज हो गई जी सर, एंट्री सर, कैश लिख लें, कितना लिखूं, अगर 1000 में कर रहा हूँ 200,000 रह जाएगा, आखिरी 3 जीरो बस कॉमन, बाकी ठीक है, साथ वाले से बहस ना करें, इंशाल्लाह भी सोचूंगा। इस तरह नहीं करनी, ये क्वेश्चन करना कि जीरो भी बोर्ड से देखे लिखे जाए। जी ठीक है, अब डाटा दोबारा देखें, कंसंट्रेट फुल जरा। फर्स्ट ईयर एंड क्या आएगा, 30 जून 6, 1 जुलाई 5, 30 जून 6, पढ़े जरा डाटा। क्या रिवैल्यूएशन 30 जून 6 के साल के अंदर है, वो तो नेक्स्ट ईयर में है, 1 जुलाई 6, तो फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कोई रिवैल्यूएशन नहीं है। सिंपली लेजर दोबारा देखें, डाटा देखें, बताएं बस क्या करें इस साल, क्या बस इस साल डेप्रिसिएशन के अलावा और कुछ तो नहीं आएगा, ऐसे ही नहीं है। डेट बोले डेप्रिसिएशन की, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर, 30 जून 2006, डेप्रिसिएशन की वर्किंग कैसे करूं,
200 मिलियन कॉस्ट है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 20 इयर्स लाइफ है, रेजिडुअल वैल्यू ढूंढना है। रेजिडुअल वैल्यू होती क्या है? अमाउंट एक्सपेक्टेड टू पे एट द एंड ऑफ द यूजर लाइफ। इसका फेयर वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं है, एंड ऑफ द यूजर लाइफ अवेलेबल नहीं है। अगर रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो सिंपल वर्किंग हो गई, क्या हो गई? 200 मिलियन माइनस कुछ भी नहीं है, डिवाइडेड बाय 20, और छोटी सी वर्किंग है, शायद लेजर के अंदर ही देखो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, थाउजेंड्स में गेम चल रही है, तो 200,000 200 मिलियन डिवाइड बाय 20, थाउजेंड्स में 10,000 रह जाएगा। ओके सर, तो एसेट खरीदा, एक साल गुजर गया, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, फर्स्ट ईयर के एंड तक कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई, फर्स्ट ईयर के लेजर्स क्लोज कर दें, ईयर वाइज काइंड लेजर्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं साथ में। बिल्डिंग अकाउंट में सीडी बैलेंस हो जाएगा 2 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सीडी बैलेंस हो जाएगा 10,000, और इस साल कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस में फिलहाल कोई चेंज नहीं है। ठीक है जी, प्लीज। देन सर ब्रॉट डाउन उठाए, कौन सी डेट आ गई? अब डेट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, साथ साथ डेट्स लिखी गई। 5 जुलाई 6 पे इकट्ठे हो जाएंगे सारे। बिल्डिंग में सॉरी बिल्डिंग का ब्रॉट डाउन हो जाएगा 200,000, सेपरेट लेजर्स बने हुए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉट डाउन हो जाएगा 10,000, और फिलहाल सरप्लस में कोई एज सच सीडी बीटी नहीं। जी साथ है जी प्लीज, डाटा देखें। अब 1 जुलाई 2006 पे फर्स्ट रिवैल्यूएशन और 230 मिलियन लिखा हुआ, थाउजेंड्स में अगर हो जाएगा तो 30,000 रह जाएगा। एक जहाँ रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर बना रहे हैं, उस लेजर में स्पेस रखना है, तो 3 साल की भी वर्किंग करनी है आपने, तो आधा को सबका छोड़ दीजिएगा नेक्स्ट वाला, उसके नीचे वर्किंग बनाए, ये जितनी वर्किंग होगी कंडी सीधा नोट कर लें। बस सर जैसे आपके मर्जी है, मैंने तो गुजारिश की आधा सफा काफी है जहाँ सरप्लस लेजर बना है, तो जैसे आप दिल करें। जी सर जी, किस दिन ये वर्किंग होने लगी? 5 जुलाई 2006। क्या करने लगे? रिवैल्यूएशन डेट पे किसको किससे कंपेयर करते हैं? फेयर वैल्यू एंड डब्ल्यूडीवी या कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करते हैं, ऐसे लाइक भी वर्ड से करवा दें थोड़ा सा, जरा डाटा पर ढूंढ दें। कैरिंग अमाउंट का मुझे कैसे पता चलेगा? लेजर देखें, लेजर देखें, लेजर देखें, लेजर देखें। 200,000 पैसेट है, लेकिन 40,000 सॉरी 10,000 डेप्रिशिएट हो गया हुआ है। 190 मिलियन पे इसकी कैरिंग अमाउंट बनी हुई। फेयर वैल्यू कितनी नजर आई है हमें? फेयर वैल्यू वजह 230 मिलियन, कैसे लिखें 230 मिलियन? 230 मिलियन अकॉर्डिंगली जीरोस एडजस्ट करें। ये डिफरेंस है 40,000 क्या है? रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में या सरप्लस आता है या लॉस आता है। फेयर वैल्यू ज्यादा है या कम है? कितनी ज्यादा है? तो 40,000 रुपया क्या कहलाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस।
होगी वर्किंग? नहीं, अब इसमें जरा यहाँ एक बात साथ साथ याद रखनी है। अब डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे अपने लेजर्स देखें जरा, सेपरेट लेजर्स बने हुए, तो डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे पहले एलिमिनेशन की एंट्री होनी है। एलिमिनेशन की एंट्री का मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट, इस सवाल में पहले ये नेट ऑफ फिगर होगी। एसेट का लेजर देखें जरा, 2 लाख इसको डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसमें 10,000 पहले नेट होकर 190 बनेगा और फिर 40,000 की एंट्री इंशाल्लाह बाद में करेंगे। तो ये जो एलिमिनेशन की एंट्री है ये आपको डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे हमेशा याद आनी चाहिए अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग बना होगा। तो आज जरा बोल दें, पोस्टिंग भी करते हैं, डेट्स भी लिखा करें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट, रेफरेंसेस काइंडली सोच के सही लिखें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीस 10,000, जितनी अमाउंट आ रही हुआ करेगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऑन दिस डेट, वो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर से ट्रांसफर होकर बिल्डिंग में पहले नेट ऑफ होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एंट्री? बिल्डिंग अकाउंट देख के बताएं। नहीं मतलब इससे क्या होगा? अब डब्ल्यूडीपी बन देख नहीं, 2 लाख माइनस 10 लाख नेट होके 190 हो जाएगा। तब सरप्लस है, सरप्लस की एंट्री बने। बिल्डिंग डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट 40,000, रिवैल्यूएशन सरप्लस का रेफरेंस आ जाएगा। देन काइंडली रिवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में चले जाए। रिवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में जाके डेट भी लिखें, 1 जुलाई 2006, बिल्डिंग डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट बाय रुपीस 40,000। सरप्लस के लेजर में फिगर किस तरफ आएगी? क्रेडिट साइड पे रेफरेंस क्या आएगा? ये ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एक नजर दोनों एंट्री दोबारा देख के बोल देना उनके रेफरेंसेस। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए ये बेटा? जी सर, दोबारा क्वेश्चन का डाटा देखें। 1 जुलाई 2006 पे रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड हो गई है। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन डेट क्या है? 1 जुलाई 7 मींस नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट है। लेजर्स देखें, क्लोज कर दें या प्लीज कुछ रहता है? 1 जुलाई 2006 वाले दिन बेटा ये रिवैल्यूएशन हुई है, तो स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में अब एसेट हमारा 230 पे आ गया। वैसे लेजर देखें जरा, 190 नेट हुआ था प्लस 40 to 30 मींस फेयर वैल्यू पे आ गया। तो क्या 2006 की अब डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है? सॉरी 2007 1 जुलाई 6 है, ईयर एंड बनेगा 30 जून 7, उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी सर किस अमाउंट पे? अब फेयर वैल्यू विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। एक दूसरा काम आपने इसी डेट पे करना है, 1 जुलाई 6 पे खड़े होकर कि रिमेनिंग लाइफ गिना करनी है। फर्स्ट लाइन में जाएगा, फर्स्ट लाइन में कितनी लाइफ गिवन? 20 इयर्स। ठीक है, अब कितने साल बीच में गुजर गए? 1 साल बाद रिवैल्यूएशन है, तो क्या अभी भी लाइफ 20 इयर्स ही? अब रिमेनिंग लाइफ कितनी रह जाएगी? 19। कैसे 19? 1 साल गुजरने के बाद अगर 20 इयर्स लाइफ है तो रिमेनिंग लाइफ फिर अब 19 होगी। इट मींस यहां से ऑनवर्ड्स 1 जुलाई 2006 से ऑनवर्ड्स 230 मिलियन विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर 19 इयर्स। तो रिमेनिंग लाइफ काउंट कर लिया करेंगे। क्या तरीका काउंट करने का? टोटल लाइफ देखें और जितना टाइम पीरियड बीच में गुजर गया उस टाइम पीरियड को माइनस करके रिमेनिंग लाइफ काउंट करें। ये रिमेनिंग लाइफ काउंट किस दिन होगी? जिस दिन रिवैल्यूएशन आपने कर लेनी है उस दिन फिर आप काउंट कर लें, लेकिन डेफिनेटली डेप्रिसिएशन चार्ज किस दिन होनी है? ये रेंट पे को डेट बताएं तो डेप्रिसिएशन आप चार्ज किस दिन करेंगे? डेट सोच सकते हैं। चार्ज तो डेफिनेटली होनी है 30 जून
2007 में मसला जरा फर्स्ट ईयर में वापस जाएगा। फर्स्ट ईयर में लेजर देखें जरा, एसेट खरीदा किस दिन है? 1 जुलाई 5 को। उस दिन लाइफ क्या थी? लेकिन पहली दफा डेप्रिसिएशन चार्ज किस दिन हुई है? ईयर एंड पे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ईयर एंड पे हो रही है, लेकिन रिमेनिंग लाइफ काउंट किस दिन कर लिया करेंगे? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो व्हाट इज द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन? 1 जुलाई 6 5 को खरीदा था, 1 जुलाई 5 पे 20 इयर्स लाइफ थी। एक साल अगर गुजर गया है तो देन रिमेनिंग लाइफ इज 19 इयर्स। यहाँ तक ठीक है? एक आखिरी चीज, जरा क्वेश्चन में वापस आए, कंफ्यूज नहीं करनी है, छोटी छोटी चीजें बस फाइनल होगा। उसके पॉइंट नंबर 4 का पढ़ा करो। वो तो कहता है लाइफ चेंज नहीं हो रही, देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ। तो क्या अगर मैं 20 साल की जगह 19 ले रहा हूँ तो मैं लाइफ चेंज नहीं कर रहा? नहीं, मतलब वो तो कहता है लाइफ चेंज नहीं हुई। तो अगर मैं 20 इयर्स को 19 इयर्स कर दूंगा, अगर मैं 20 की जगह 19 ले रहा हूँ तो क्या मैं लाइफ चेंज तो नहीं कर रहा? अगर बेटा मैं 20 की जगह अब भी 20 लूँ, 20 की जगह 20 ही लूँ एक साल बाद भी, तो देन मैं लाइफ चेंज कर रहा हूँ। अगर एक साल गुजरने के बाद भी मैं 20 कह रहा हूँ तो इट मीन्स मैं टोटल 21 कर रहा हूँ। और अगर मैं 20 के बाद 20 बेनिफिशियरी के बाद एक साल गुजरने के बाद 19 ले रहा हूँ, पहले 20 थी, एक साल गुजरने के बाद 19 कह रहा हूँ, तो अभी भी टोटल लाइफ कितनी है? वो 20 है, एक साल गुजर गए, अब बाकी 19 साल रहे। तो डेफिनेटली वी आर नॉट चेंजिंग लाइफ, लेकिन वी आर मेजरिंग द रिमेनिंग यूजफुल। तो फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल। एंड व्हाट इज द वे टू गेट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ? टोटल लाइफ देखें और जो टाइम पीरियड गुजर गए उसको माइनस करें। अब डेफिनेटली इसका डाटा बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन आगे जाकर फिगर्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके सेम रहने चाहिए। व्हाट इज द वे टू गेट द रिमेनिंग लाइफ? टोटल में से क्या माइनस कर लें? जो टाइम पीरियड गुजर गया, और किस दिन काउंट कर लें? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। और डेफिनेटली डेप्रिसिएशन चार्ज आप तभी करेंगे जब ईयर एंड आ जाए। तो आज की तरह ईयर एंड को डेट बता दो, 30th जून 2007। डेप्रिसिएशन की एंट्री बोले, मायूसी ना बुलाएं प्लीज, डबल एंट्री बोल दें, वर्किंग करवाएं। तो 30,000 फेयर वैल्यू डिवाइड बाय 19, कैलकुलेटर पकड़ लें, आने दें जो आ रही फिगर 12,105। डबल एंट्री कैंडी बोल के लिखा करें, पोस्टिंग एरर हो जाएगा, डेप्रिसिएशन का लेजर नहीं है। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन का लेजर डेफिनेटली बनेगा, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। ये मेरी किसी बात में कोई कंफ्यूजन रह गई? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? तो 30 डिवाइड बाय 19, 20 इयर्स माइनस 1 ईयर। जी नहीं बताना चाह रहा। वैसे जी हमेशा फिर जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे आफ्टर रिवैल्यूएशन, तो जो अगली चीज ध्यान में आनी चाहिए वो रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर है। एक सेकंड, रिवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में है। रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर सामने रख के जरा पॉइंट नंबर 3 देखें। ये रिवैल्यूएशन जो सरप्लस है 40,000 आया था, क्या इसे एज इट इज पड़ा रहने दें जब तक दोबारा रिवैल्यूएशन या डिस्पोजल ना हो? हमारे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हमसे? क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस ने भी एनुअल बेसिस पे रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर होगा? याद आ रहा प्लीज? तो दो पॉसिबिलिटीज है हमारे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ कि एनुअल बेसिस पे से ट्रांसफर करें। तो अगर एनुअल बेसिस पे ट्रांसफर करना हो तो जिस डेट पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की, साथ ही आपके जहन में आना चाहिए इसी डेट पे अब आपने सरप्लस भी रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करना है। तो व्हाट इज द डेट ऑफ डेप्रिसिएशन? और उसी डेट पे आप अगर एनुअल ट्रांसफर है, उसी डेट पे फिर आप डेप्रिसिएशन के साथ साथ सरप्लस में भी ट्रांसफर होगा। इस एंट्री की बात कर रहा हूँ
अगर मेरी रिक्वेस्ट पे पूरी ये बात पहले जरा बोर्ड पे देखे मैं कैसे लिख रहा हूँ। डेट आ गई 30 जून 2007, सही है। एंट्री बन रही है सरप्लस डेबिट, तो मैं सरप्लस के लेजर में किधर लिखूंगा, रेफरेंस के तौर पे क्या आएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स। अब इसकी वर्किंग कैसे करनी है, मतलब कितनी अमाउंट से ये ट्रांसफर होना है, इसका तरीका मैंने कल जो बताया था वही अगर रिवाइज करना दोबारा। जिस बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, जिस बेस और मेथड से अब डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, उसी बेस और मेथड को आपने सरप्लस के 40,000 पे अप्लाई करना, विच मींस 40,000 है डिवाइडेड बाय क्या करें 19, जिस बेस पे डेप्रिसिएशन है 19 ईयर्स की बेस पे, उसी बेस का सरप्लस ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे जैसे फिर एसेट डेप्रिशिएट होकर कम होगा, साथ साथ में सरप्लस भी ईयर वाइज ट्रांसफर हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, सरप्लस की अमाउंट उठानी है और जिस बेस पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है, जिस मेथड से की है, अब मेथड स्ट्रेट लाइन है तो वैसे हम वर्किंग कर रहे हैं। तो एक मिनट आंसर बताइएगा। 2105 फाइनली जेम रख के एंट्री बता दूंगा। समझ आ गई वर्किंग, देखिए ये सर जी स्टार्ट कर लेना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर डैडी पैसे दे दें ऐसे ही तो आज का रजिस्ट्रेशन करा लेते मेरा 60% होती है, 60% मार्क्स आ जाए, डैडी वैसे दे दें, गेम शुरू तो हो जाती है। लेकिन क्या जो रजिस्ट्रेशन करवा ले वो ये कर जाता है। और मेरी ख्वाहिश तो यही है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। मैंने ये बात इस वक्त इसलिए की है कि कभी भी क्लास लेते हुए आपने इर्द गिर्द देख के मायूस नहीं होना, क्योंकि हो सकता है आप सारे बैठे भी हों, इवन देन अकेले महसूस कर रहे हैं। तो ये अपना अपना ही है, शुरू करना तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसे एंड बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब के करम से माली की दुआओं से ही करना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले अपनी भी कुछ एफर्ट करनी पड़ती है। क्या रोज क्लास आना जरूरी है? इतना भी तो जरूरी नहीं। क्या क्लास में आके पढ़ना जरूरी है? ये भी ऑप्शन है। क्या कैलकुलेटर बैग से निकालना जरूरी है? क्या सवाल के दौरान साथ वाले को देख के मुस्कुराना कंपलसरी है? यस सर, बार बार कभी ना कभी चेक करना चाहिए ना, पता नहीं उठना क्या उठना, अभी बैठा हुआ। तो ये बेटा स्टार्ट लेना तो कोई इशू नहीं है, लेकिन काइंडली अपने आप को मुसलसल मोटिवेट रखना अशद जरूरी है। तो ये अपनी अपनी गेम है, इसलिए इधर उधर देख के मायूस कभी नहीं होना। तो मसला फॉर एग्जाम्पल किसी दिन आप अकेले भी हो क्लास में, तो ये आपका अपना मिशन, आपके पेरेंट्स के ख्वाब है जिन्हें आप पूरा करने के लिए अपने घर बार को छोड़ के यहाँ बैठे। कितनी मुश्किल से मेजोरिटी केसेस में शहरियां हो रही हैं, दिल भी नहीं कर रहा उन चीजों को देखने को, लेकिन पेरेंट्स के ख्वाब, इसलिए आपके अपने तो अलहमदुलिल्लाह कोई इशू नहीं, बस डैडी का ख्वाब है, डैडी आपको चार्ट अकाउंटेंट देखना चाहते हैं, क्या करें। तो ये मुसलसल अपने आप को रोज याद दहानी करानी जरूरी है, लेकिन मेरे लिए बार पॉसिबल नहीं होगा। कभी कभी बता सकता हूँ, लेकिन अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैंने सीए करना है। कभी आवाज आई है ऐसे? बस उतनी देर आती है जितनी देर वो शुरू में रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो मैं कहानी खत्म। मुझे पता चलता है ये तो पढ़ना पढ़ना है, एक बंदा कहता है ये बहुत मजाक है। आज तो सैटरडे है, हमारे भी कोई इंसानी हकूक है। इंशाल्लाह किसी दिन संडे को क्लास रख के ना आपको बताना पड़ना कि आप हमारे कोई इंसानी हकूक है, अगर हैं भी तो टेम्पररी तौर पे कम से कम 5-7 साल ये मअतल करने पड़े, सस्पेंडेड है ये। अगर ये इंसानी हकूक आपके जहन में आ गए तो आप सीए नहीं कर सकते, ये गेम सीरियसली ऑन। आने दें सर, दिल में तो बड़ा कुछ आता है, आने दें आने दें। आज जो आ गए यहाँ तक बड़ी बात है, बहुत से लोग नहीं पहुंच सके। रहने देता हूँ, रिकॉर्डिंग रखे थे वो पिछले 2 हफ्ते से सोच रहे हैं रिकॉर्डिंग लेके ले लूंगा, इकट्ठे ही लूंगा,
ईद के बाद शुरू करूँ, गेम ओवर हो जाती है। हाँ मसला फॉर एग्जांपल मेरे नज़दीक पिछले दो तीन दिन लोग नहीं थे, मतलब उनमें से चाहे किसी एक दिन भी नहीं थे, तो आज एक बस देख के लिखा जा रहा है, और जो आज नहीं होगा वो अगले पूरे हफ्ते में जब ये क्वेश्चंस होंगे वो क्या करते सारे जरा ऊपर कर दें नीचे कर दें, फिगर बता दें, यूजलेस बहस है जो इन पिछले 3-4 दिनों में आज नहीं है, अगला पूरा हफ्ता उसका वैसे जाए, बस उसने यही करना है, दिखाई है दसी है। और अगर ये इतनी जल्दी हो जाता होता तो डेफिनेटली हमें चौथा दिन आज तो मुश्किल सवाल शुरू हुआ। तो मतलब आप कहने का ये है कि कम से कम अपनी मोटिवेशन मुसलसल अंदर से आपको मजबूर करनी चाहिए कि यार जाना है, रोज जाना है। तो ये आपको खुदा न खासा को तंग करना मकसद नहीं है। मैं भी बड़े आराम से कल कह सकता था कि यार इंशाल्लाह नहीं आज नहीं हो, ईद के बाद मिलेंगे। लेकिन कोई फायदा नहीं, ये तो मिनिमम है, मैंने शायद पहले भी आपको कहा था, मिनिमम है जो टाइम हमें मिलता है जिसमें हम पढ़ पाते हैं। असूलन तो और भी बहुत टाइम मिलना चाहिए, लेकिन आपके पास है नहीं, आपने और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, इसे कभी मैक्सिमम महसूस न कीजिए, ये जस्ट मिनिमम है। इसको कर लेने के बाद मुश्किल पेपर अटेम्प्ट होता है, मुश्किल 50 नंबर के नजदीक हम पहुंच सकते हैं। 100% अगर एफर्ट करेंगे तो मुश्किल 50 आएंगे। पेपर एग्जामिनर ऐसे सेट करता है कि जिन्होंने 100% तैयारी की हुई है वो 50 ले, और जिसने आधी तैयारी की हो वो 25 ले या 49 ले, वो भी लिखा दोबारा है। 49 आने काफी, 49 में 0 है, क्या फर्क, ठंडे दिल सोचा। हम एक ऐसे पेपर की तैयारी करें जिसमें नंबर्स बहस में नहीं है। कोई भाई यहाँ हाईएस्ट नंबर लेने तो नहीं बैठा, हाईएस्ट मींस भी दोबारा आना है, हाईएस्ट मींस भी दोबारा। यहाँ की गेम चेंज हो गई। हम यूज टू हैं 10 सवाल होते थे और वो भी उन टॉपिक्स में से होते थे और 5 वो वाले आ जाते थे और हम बड़े खुश हो जाते थे, पासिंग मार्क्स भी कम होते थे, चॉइस भी होती थी, वो भी होता था वो भी होता था। अचानक गेम चेंज हो गई है, लेकिन बहरहाल आपने खुद चूज किया है, मेरे पे ये इल्जाम नहीं है कि मैंने कहा था बेटा आओ सीए। आप हिम्मत की है, बड़ा आपने कहा यार पढ़ते नहीं होंगे, खुदा ना खासा आपने कहा भैया ये कैसे हो सकता है, मैं पढ़ूंगा तो ये कैसे हो सकता है, ये गेम डिफरेंट है। तो आई होप कि कुछ दिन कम से कम, चले कुछ दिन छोड़े, कम से कम अगले घंटे याद रहे कि मैंने क्या कहा। अरे जल्दी आ रही है, मैंने जो आपका टाइम वेस्ट किया 10 मिनट, मेरा ख्याल मेरे को एक्स्ट्रा 10 मिनट लगाने पड़ने, इस तरह बाज नहीं आऊंगा। जी सर जी, क्या क्या हुआ इस साल, जरा कहिए, रिपीट कर रहा है। 2007 के साल में क्या क्या किया हमने। सबसे पहले बेटा साल के शुरू में रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में 2 काम हुए, एलिमिनेशन एंड देन रिवैल्यूएशन। देन फिर जब ईयर एंड आया तो डेप्रिसिएशन एंड देन ट्रांसफर ऑफ सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स, बिकॉज़ द पर्सन वाज सेइंग कि एनुअल बेसिस पर ट्रांसफर करना। ये 2007 30 जून 2007 जेल में रख के बताएं कोई और काम रह गया इस साल, सीडीज नहीं कर रहे। जी लेजर क्लोज करो। 2007 वाला साल खत्म हो गया, आफ्टर दीज एंट्रीज अब इस साल की कोई फर्दर एंट्रीज नहीं है। टू 40,000 शायद टोटल हो जाएगा, सीडी हो जाएगा 230, then 22,105 बैलेंस शीट सिंपली एज ऑलवेज जैसे होता है। सीडी ये सीडी 12105 ही हो जाएगा क्योंकि ओपनिंग 10,000 जो था वो डेबिट होके 0 हो गया था। और फाइनली रिवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में 40,000 का क्रेडिट बैलेंस था, लेकिन 2105 रुपीज सॉरी ट्रांसफर होने के बाद सीडी कैलकुलेट कीजिएगा 3789। प्लीज टोटल सीडीज आपके कैलकुलेटर से आ रहे हैं,
कैलकुलेटर तो बैग में, हमें पता ही नहीं था ये भी काम कैलकुलेटर पे होता है। ब्रॉड डाउन उठाएं जी जिन्होंने सीरीज निकाली। कौन सा साल शुरू हो गया, डेट? 1 जुलाई 2007 बेटा। अभी ये कहा क्या था, 30 जून 7 से अगला दिन। ब्रॉड डाउन माय डियर, हाउ मच? 230। ऑपोजिट साइड पे 1 2 नहीं बेटा, 1 2 105 है टोटल ब्रॉड डाउन। क्या हो गया, मेरी बात इतनी बुरी लगी? 37895 जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए 1 जुलाई 7 पे। सीडीज बीडीज ये चला दूं बीच में, कोई पीछे वाला कोई चला दूं, ये वाला चला दूं इधर में आने में। जी सर दोबारा क्वेश्चन पढ़े। 2007 वाले साल में 1 जुलाई 2007 को जो शुरू हो रहा है, बल्कि एंड कब होना है इसकी एंडिंग नहीं पता है। 30 जून 8 1 जुलाई 7 से लेकर 30 जून 8 तक अब जो साल हमारा एंड होना है शुरू होके, इस साल में क्या क्या हो रहा है? दोबारा रिवैल्यूएशन हो रही है सर साल की शुरू, तो दोबारा वर्किंग्स में है। पहले ये चेक कर लें सरप्लस है या लॉस है। अच्छा अब कंसंट्रेट करना है, कुछ चीजें वही आ जानी सारी जो हमने डिस्कस की हुई, सही तरह रिवाइज कर। 1 जुलाई 7 रिवैल्यूएशन डेट, carrying amount is to be compared against fair value। करवा दिया क्या दिन यार, पहले वर्किंग थोड़ी सी करवा दो। कैरिंग अमाउंट पता है कैसे अब निकालना? लेजर 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 माय डियर, अब कॉस्ट की जगह बट रिवैल्यूड अमाउंट हो जाएगा क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट हो गया। 230 माइनस 12105 is equal to 217,895। ब्रॉड डाउन देख रहे हैं आप, ये 230 माइनस 105 डन है प्लीज। फेयर वैल्यू क्वेश्चन में ढूंढे जी। 170 मिलियन है, आई होप कि जरा यूज तो हो गया कि 1000 में लिख रहा हूं तो 170,000 रह जाएगा। डिफरेंस लें 47895, दोबारा सरप्लस आ गया है। जाने दे सर, हर चीज का जवाब यस नहीं है, सोचना। क्या फेयर वैल्यू कम है? किससे कम है, कितनी कम है? कैरिंग अमाउंट से कितनी कम हो गई है? लिखें रिवैल्यूएशन लॉस, फेयर वैल्यू कम है। यस सर। देन डेफिनेटली अभी हमने लेजर बनाना है, लेजर में पोस्टिंग करनी है, लेकिन जरा फिगर्स को यहाँ तक रिलेट करके मेरा ख्याल है कि अभी क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम ये चीज आई है, तो जरा एक एंट्री पहले लिख रहे हैं। ये रिवैल्यूएशन लॉस है। हाँ जी वो तो एलिमिनेशन में तो कर लेते हैं, अभी रिवैल्यूएशन लॉस की कोई एंट्रीज में लाए, जरा एलिमिनेशन कर लेते हैं। वो तो बात आपकी ठीक है बेटा, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट, लेकिन शायद ये फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन लॉस नहीं आया। सरप्लस का लेजर देखें जरा, क्या सरप्लस पड़ा है? 40,000 पड़ा है, 40,000 पड़ा है, ये अब 37895 रह गया। तो लॉस है 47,895। तो पहले लॉस सरप्लस से एडजस्ट होगा और बैलेंसिंग फिगर अगर रह गई तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगी। पूरी एंट्री पहले देखनी है आपको। तरीका इसका मैं इस दिन भी बता रहा था, दोबारा फाइनल करना है। सबसे पहले आपने एसेट का डिसीजन लेना है। अगर लॉस है तो एसेट क्रेडिट हो रहा है, और अगर सरप्लस है तो एसेट डेबिट हो रहा है। बताएं बिल्डिंग कितने से क्रेडिट होनी है? ठीक है 895। तो बिल्डिंग ने तो क्रेडिट होना है 47895। अगर ये लॉस फर्स्ट टाइम होता तो सिंपली लॉस डेबिट 47,895।
लेकिन अगर सरप्लस पड़ा है तो बता देंगे आप क्या एंट्री करेंगे? मैं पहले सरप्लस डेबिट होगा कितने से, लेकिन क्या लॉस इज मोर देन द सरप्लस, कितना ज्यादा? तो 10,000 पे रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री इसलिए लिख रहा हूँ कि जरा पहले कंपाउंड एंट्री बनती है, अपनी वर्किंग में लिखना जरा ये एंट्री जिस जगह डबल टू 105 कैसे है? अब ना सब कैलकुलेटर पे है। लेजर के स्टार्ट ब्रॉड डाउन 10,000 था और 12,000 105 12,105 रुपीज कैलकुलेट करेंगे तो लेजर में 10,000 प्लस 12,105 प्लस हो जाएगा। कैलकुलेट करने से आ रहा है डेप्रिसिएशन है 12,105, लेकिन 10,000 ओपनिंग बैलेंस भी था। ठीक है ना सर जी? एंट्री ओके, एंट्री ओके सर। लेकिन ये बड़ा मैंने एंट्री की है सिर्फ रिवैल्यूएशन लॉस के रिलेटेड, बाकी जरा बिल्डिंग अकाउंट देखें और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट देखें, एलिमिनेशन वाली एंट्री याद आती है? ये बार बार आनी है किस रेट पे? इस रिवैल्यूएशन, जब भी रिवैल्यूएशन डेट आएगी और सेपरेट लेजर्स बने हुए हैं तो ये एंट्री मिस नहीं होनी चाहिए जहन से। तो एंट्री करें और फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन लॉस की पोस्टिंग की जरूरत है। दोबारा बोल दें क्या एंट्री है? पोस्टिंग करें एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट, फिगर इज 1 to 105। जब आंसर मिल गया डबल टू 105 कैसे है? वन टू 105 कितने से एंट्री होती है यार? जितनी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन पड़ी हो। तो डबल सॉरी 1 to 105 पर्पस इस एंट्री का फाइनल बता दें। हाँ जी डब्ल्यू डी भी बनानी है, एलिमिनेशन है, लेकिन करने का मकसद क्या है? ताकि एसेट अकाउंट, अब देखिए ना 230 और 1 to 105 है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वर्किंग में जो कैरिंग अमाउंट उतना बन जाता है। अपनी वर्किंग देखें जो रिवैल्यूएशन लॉस वाली भी किया, उसमें कैरिंग अमाउंट बनी है 217, तो 217 तक पहुंचाने के लिए इसको की है। और देन अब लॉस की एंट्री इसलिए करेंगे ताकि ये फेयर वैल्यू के बराबर हो। अब ढूंढे जी लॉस वाली एंट्री, और मेरे साथ जरा पोस्ट कर लें जरा साथ साथ। सबसे पहले किस लेजर में जाऊंगे? नहीं डेबिट से शुरू कर, नहीं बेटा सरप्लस डेबिट हो, साथ साथ चले। फर्स्ट जुलाई 7 रिवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में जाएं, डेबिट साइड पे इकट्ठे हो। रेफरेंस बताएं क्या लिखूं? बिल्डिंग ठीक है, ऑपोजिट रेफरेंस है। अमाउंट कितनी आएगी? 37895। कंसंट्रेट करें प्लीज। सरप्लस डेबिट 37895। रिवैल्यूएशन लॉस का यकीनन कोई लेजर लेजर होना चाहिए, रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ नहीं रिक्वायर्ड नहीं है। 10,000 अपना लेजर जो प्रॉफिट लॉस में फिगर जाएगी वो इन लेजर्स में तो नहीं आएगी कहीं फिगर। रिवैल्यूएशन लॉस की अलग हेडिंग है। अब बिल्डिंग अकाउंट में बस करें यार। फर्स्ट जुलाई 2007 बिल्डिंग के लेजर में अब शायद दो रेफरेंसेस आएंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से 37,895 और रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से 10,000 रेफरेंस आएगा। पोस्टिंग्स में गलती नहीं काइंडली करें, बिल्डिंग में क्रेडिट होना है लेकिन ऑपोजिट साइड पे क्योंकि रेफरेंसेस दो हैं तो अपनी डबल एंट्री काइंडली देख के पोस्टिंग करें इसकी, ऐसे बोर्ड से ना देख के लिख लीजिएगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट, लॉस डेबिट। अब वो लॉस डेबिट क्यों नहीं नजर आ रहा कहीं में? इसका लेजर रिक्वायर्ड नहीं है। बिल्डिंग में 47,895 क्रेडिट है, लेकिन क्योंकि ऑपोजिट रेफरेंसेस दो हैं इसलिए एक ब्रेकअप हो गया क्रेडिट साइड। एनी कंफ्यूजन पॉइंट? चलो अब जेन लड़ाएं जरा थोड़ा सा तेजी से, बताएं नेक्स्ट क्या रह गया? कौन सी डेट? 2008, 30 जून 2008।
ये डबल एंट्री है डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। तो आप हेल्प करें जरा मुझे। आप क्या 230 पे डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, दोबारा रिवैल्यूएशन हो गई है। दोबारा रिवैल्यूएशन की डेट क्या है? 1 जुलाई 2007 के पे हो गई थी रिवैल्यूएशन। एसेट कितने पे आ गया है? 170 पे आ गया है। तो वंस अगेन फेयर वैल्यू विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ दोबारा गिननी है। ये रिमेनिंग लाइफ कब गिननी है? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो अब दोबारा 1 जुलाई 7 पे खुद से फाइनल करना जरा। सिंपल है, फिलहाल कर लें जरा। कितने साल गुजर गए 1 जुलाई 2007? कितने में से? तो अब 170 मिलियन विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर 18 इयर्स ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। कर लें वर्किंग? देखिए जी, 170,000 इन मिलियंस डिवाइडेड बाय 18। ये लाइफ काउंट कब हुई है? 1 जुलाई रिवॉल्यूशन डेट पे, और उसकी बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है ईयर एंड। आंसर बताइए। बस राउंड ऑफ कर लीजिएगा, मेरे ख्याल पॉइंट्स में भी आ रहा है 9444, बस 0.444 चलता जा रहा, तो राउंड ऑफ कर। थाउजेंड में अगर वर्किंग कर रहे हो तो थाउजेंड्स में कोशिश करें, ऐसे डरे नहीं। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप पॉइंट्स के बाद फिगर्स लिखना शुरू करें। जी एनी कंफ्यूजन सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जैसा सरप्लस के लेजर में है। सरप्लस भी तो एनुअल बेसिस पे ट्रांसफर होगा, तो सरप्लस ट्रांसफर करें। तो यार एनुअल ट्रांसफर होना है यार, क्वेश्चन में लिखा होगा। क्या सरप्लस खत्म हो गया है? किधर गया बेचारा? लॉस के साथ एडजस्ट हो गया। ऑब्वियसली अगर होता तो इसमें एनुअल ट्रांसफर होना है, लेकिन अब सरप्लस की फिगर ही नहीं है अगर लेजर गौर से देखा जाए तो। जितना सरप्लस था वो लॉस से एडजस्ट हो गया हुआ है, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी ट्रांसफर ऑफ सरप्लस। फाइनली क्या करें, बस सीरीज निकाल। बेटा बस ना लड़ो यार, क्या हो गया? एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं थी यार, मैंने वैसे ही लिखी है ताकि जरा पोस्टिंग में आसानी रहे। जी टोटल की डिग्री 230 CD 170 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन टोटल कितना आ जाएगा? 2149। तो 1549 CD एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ओपनिंग क्योंकि एलिमिनेट होता जा रहा है लेट ऑफ रिवैल्यूएशन तक, तो डेप्रिसिएशन ही CD बनती जा रही है। एंड सरप्लस का CD टोटल ही होंगे, बस CD बैलेंस नहीं। जी एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल? ब्रॉट डाउन टाइम एक लास्ट ईयर भी रहता है। किस डेट तक इकट्ठे हो गए हम सारे? 30 जून 8 कंप्लीट हो गए, और डेथ फॉर 1 जुलाई 8 की डेट पे इकट्ठे हो गए। जिन जिन लेजर्स में सीरीज हैं उनके ब्रॉट डाउन उठा 170 मिलियन। अपोजिट साइड पे 9444
और सरप्लस का भी इस वक्त कोई सीडी बैलेंस नहीं है जो ब्रॉड डाउन बने। ये सर 1 जुलाई 2008 जहन में रखें स्टार्टिंग पॉइंट, और क्वेश्चन दोबारा पढ़ें। दोबारा इस डेट पे एक रिवैल्यूएशन हो रही है 1 जुलाई 8 पे। व्हाट इज द गिवन फेयर वैल्यू? 180 मिलियन। अच्छा, अभी इस वक्त इस वर्किंग में मेरे साथ साथ रहना, आगे पीछे नहीं होना। दोबारा वर्किंग में आ जाए, जब भी डेट ऑफ रिवॉल्यूशन मिल जाए तो आपने किसको किससे कंपेयर करना है? आज एक और वर्किंग करें, करंटली फाइनल करना है 1 जुलाई 2008। कंपेयर द कैरिंग अमाउंट विद फेयर वैल्यू। कैरिंग अमाउंट की वर्किंग बताएं। 170,000 माइनस 9,444। 170,000 minus 9,444, 160,556. Fair market value is 180,000. डिफरेंस आ जाएगा 19,444। जी सरप्लस है, लॉस है, ये कैसे पता चला करेगा? फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो बड़ा सरप्लस है, अदरवाइज लॉस। चलिए यहाँ जरा इकट्ठे हो। यहाँ जरा एक नई चीज है जो शायद पहले भी डिस्कस नहीं हुई। ये फिगर्स फाइनल कर रहे हैं। फेयर वैल्यू ज्यादा है 180 मिलियन। हाँ जी सर, ये काइंडली प्लीज एक नई चीज आ रही है, सुने का और सर। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए, ये वर्किंग जो पहले साल में रहे 1 जुलाई 6 पे सरप्लस आया था। फर्स्ट टाइम अगर सरप्लस आए तो इक्विटी का पार्ट बन जाता है। आई होप कि आप बड़े हो गए हैं। देन सेकेंड ईयर में लॉस आया था। लॉस अगर फर्स्ट टाइम आए तो सारा का सारा प्रॉफिट लॉस में जाता है, लेकिन वो फर्स्ट ईयर लॉस नहीं था। इस सेम बिल्डिंग का दोबारा अगर लॉस आया था तो पहले हमने उस लॉस को सरप्लस से जो बच गया था रिमेनिंग उससे नेट ऑफ किया, और फिर 10,000 का लॉस प्रॉफिट लॉस में गया था। सेकंड एंट्री देखें, देख लें इधर वर्किंग में। अब बेटा ये जो सरप्लस आया है ये भी अब लॉस के बाद आया। अगर ये फर्स्ट टाइम सरप्लस आता तो सारा का सारा इसने इक्विटी में ही जाना था, लेकिन अगर लॉस के बाद सरप्लस आ जाए तो देन फिर वो जो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में गया हुआ है उसने भी अब रिवर्स होना है। हाँ, अगर ये सरप्लस ज्यादा है तो फिर बैलेंसिंग फिगर ने इक्विटी में डाला। सेकेंड ईयर में दोबारा है, जिसका सेकेंड ईयर में सोचा ना उससे थोड़ा सा उलट है शायद। अगर लॉस आए सरप्लस के बाद तो क्या होना है? पहले लॉस ने सरप्लस से एडजस्ट होना है इक्विटी में, और बैलेंसिंग फिगर ने प्रॉफिट लॉस में डालना। उसी तरह अगर लॉस के बाद सरप्लस आए तो जितना लॉस प्रॉफिट लॉस में गया था उतना लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जो गया था वो पहले रिवर्स होना है। वो कैसे रिवर्स होना मैं बताता हूँ। और अगर सरप्लस ज्यादा है तो फिर बैलेंसिंग फिगर में इक्विटी में जाना। तो सेकंड जरा दोबारा रिपीट करने का, लॉस आए सरप्लस के बाद बोल दें, जरा बोल दें। लॉस आए वो वाली पहले बात रिपीट करना, फिर ये दोबारा ट्राई करना। पहले लॉस ने फिर कहाँ जाना है? इक्विटी में, सरप्लस से एडजस्ट होना है, और अगर लॉस ज्यादा होगा तो फिर प्रॉफिट लॉस में जाना। अब इसी को ध्यान में रखकर थोड़ा सा शायद उलट हो रहा है। अगर लॉस प्रॉफिट लॉस में गया था और सरप्लस आ गया है तो अब इस सरप्लस ने पहले प्रॉफिट एंड लॉस में जाके लॉस रिवर्स करना, और अगर बच जाएगा सरप्लस तो फिर उसने इक्विटी में जाना। अगर फर्स्ट टाइम सरप्लस आए
सारा का सारा इक्विटी में जाएगा, फर्स्ट टाइम लॉस आए सारा प्रॉफिट लॉस में जाएगा, लेकिन अगर सरप्लस के बाद लॉस आए और अगर लॉस के बाद सरप्लस आए, अब ये जरा बात सुनने के लिए, बात समझने के लिए सुनना भी गौर से है, और मेरी सजेशन ये है कि लिखना भी नहीं है, ये बात थोड़ी सी मैं कंप्रीहेंसिव कंप्लीट करूँ। अगर लॉस के बाद सरप्लस आए तो इसका एक ब्रेकअप बना करें। किसका? सरप्लस है, सरप्लस है। लॉस के बाद अगर सरप्लस आए तो एक ब्रेकअप बना करें। ये सरप्लस पहले लॉस को रिवर्स करेगा, रिवर्सल ऑफ लॉस। 2007 के जरा लेजर सामने रखें आप, 30 जून सॉरी 8 के, जिस साल लॉस आया था। आप बताएंगे ये कितना लॉस प्रॉफिट लॉस में गया था? अच्छा सारा नहीं गया, ये भी क्लियर रखेगा, कितना प्रॉफिट एंड लॉस में गया था? 10,000 गया था, उसी की बात हो रही है। बाकी तो सरप्लस एडजस्ट हुआ, तो वो तो प्रॉफिट लॉस में गया ही नहीं हुआ। अब डेफिनेटली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ सही रहा, फाइनल करें। 2008 की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब मिला था, 8 की जो गुजर गया है, उसमें 10,000 कहीं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हो गए। अब मैं डेफिनेटली 8 में नहीं हूं, मैं 9 के स्टार्ट पे। तब हम 2008 में तो वापस नहीं जा सकते। अगर हम 2009 में आ गए हैं तो होपफुली गुड टाइम मशीन तो बहस में नहीं है, नहीं मतलब अगर है भी तो हम अकाउंटेंट्स कहीं उधर ही ना रह जाए। तो कौन सा साल खत्म हो चुका है? 2008। उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 लॉस रिकॉर्ड हुआ था, उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया होगा, और वो कम प्रॉफिट फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में गया होगा। तो अब मैं 2009 मींस 9 के स्टार्ट पे 1 जुलाई 2008 पे 2008 में वापस तो नहीं जा सकता। तो डेफिनेटली अब जो भी रिवर्सल होनी है वो इसी साल होनी है, लेकिन अल्टीमेटली इस रिवर्सल के रिजल्ट में क्या होगा? लॉस रिवर्स होने से क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? और फिर डेफिनेटली प्रॉफिट दोबारा रिटेन्ड अर्निंग्स में जाना, तो वो जितना पहले कम हुई होगी रिटेन्ड अर्निंग्स पिछले साल, अल्टीमेटली उसका इफेक्ट कैंसिल होता है। तो हम उस साल के प्रॉफिट लॉस में नहीं जा रहे जिस साल प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस गया था, हम उसी साल ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं जिस साल ये लॉस रिवर्स हो रहा है। मींस अब हम 2009 में। डेफिनेटली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को हम ठीक नहीं कर पाएंगे, वो ईयर वाइज होती है, लेकिन अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग्स में जो उस लॉस का इफेक्ट आ रहा होगा वो हम रिवर्स करके क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में से लॉस की फिगर एडजस्ट करते हैं। अच्छा बातें समझ आती हैं मैं क्या बोली जा रहा हूँ? कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या रिटेन्ड अर्निंग्स, हमें क्या पता? अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है। प्रॉफिट जब आता है तो अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट बन जाता है, और लास्ट ईयर के एंगल से 10,000 का लॉस लेस होकर वो रिटेन्ड अर्निंग्स में गया होगा। अब मेरे रिवर्सल ऑफ लॉस के वर्ड्स का मीनिंग क्या है? क्या मेरी इस रिवर्सल की अमाउंट से प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? लॉस चार्ज होगा तो प्रॉफिट कम होगा, लॉस अगर मैं रिवर्स करने की कोशिश करूंगा तो फिर लॉस की रिवर्सल से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो व्हाट आर माय वर्ड नाउ? रिवर्सल ऑफ लॉस। किस दिन ये वर्किंग कर रहा हूं मैं? ये इस दिन नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 जुलाई 8 पे मींस 2009 वाले साल के शुरू पे खड़ा हूं। जब मुझे पता चला है कि नेक्स्ट रिवैल्यूएशन पे अब सरप्लस आ गया है, तो मैंने जहन में बस ये लाया है मैं कि यार इस सरप्लस से पहले लॉस भी तो प्रॉफिट लॉस में गया था। तो जब ये जहन में आ जाया करेगा तो आप ये एक वर्किंग किया करेंगे। सबसे पहले आप क्या ढूंढा करेंगे? रिवर्सल ऑफ लॉस की फिगर, और वो कैसे ढूंढा करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 2008 में जाएंगे, सॉरी लेजर ऑफ 2008 में जाएंगे, कितना लॉस प्रॉफिट लॉस में गया था। ठीक हो गया यहाँ तक? तो ये 10,000 हमें वहां से देख के लिख लिया। अब रिवर्सल ऑफ लॉस है, कुछ डेबिट क्रेडिट के एंगल से भी हमें हेल्प हो सकती है। क्या ये लॉस अब मैं डेबिट कर रहा हूँ या क्रेडिट कर रहा हूँ? ये लॉस अब मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, लॉस क्रेडिट कर रहा हूँ या डेबिट कर रहा हूँ? किस साल डेबिट हुआ है? लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। अब ये रिवर्स हो रहा है, रिवर्सल ऑफ लॉस मींस ये क्रेडिट फिगर हुआ है। तो पहली चीज तो एक ये है जो हमें रिलैक्स होकर अंडरस्टैंड करनी है। देन एक दूसरा मसला भी है, उसको समझने के लिए जरा और कंसंट्रेशन चाहिए होगी। कोई मसला नहीं है, आज हम आईस नहीं की सीखना पढ़ के जाए। अपने सामने बिल्डिंग अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट रखेंगे, और मुसलसल मेरी बातें गौर से सुनी है, बस ये आखिरी इसमें मुश्किल पॉइंट है इस सारी बहस ऑफ इवोल्यूशन में, और लेकिन वो भी मुश्किल इसलिए है कि नया है। लेकिन अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल वाली बात फाइनली नहीं रहेगी।
पर आपके सामने इस वक्त अपने लेजर में, अपने आंसर में, रजिस्टर में दो लेजर सामने है, बिल्डिंग अकाउंट है और एक एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट है। जहां जहां मैं कहूंगा बस वहीं वहीं जाना। बिल्डिंग का लेजर देखें पहले साल का, देखें ये बिल्डिंग जो थी ना ये 200 मिलियन की थी, इसकी लाइफ 20 ईयर्स थी। सही कह रहा हूँ सर? देयरफॉर इसकी डेप्रिसिएशन पर है ना स्ट्रेट लाइन बेसिस पे 10,000, 10 मिलियन थी 10,000। नजर आ रही फिगर? नजर आ रही है सर फिगर? जी सर। अगर इवैल्यूएशन मॉडल यूज ना कर रहे होते हैं, कॉस्ट मॉडल होता, तो हम हर साल कोई रिमेनिंग लाइफ काउंट ना करते। रिमेनिंग लाइफ तो काउंट ही कब करते हैं? ऑन द डेट ऑफ इवैल्यूएशन। अगर इवैल्यूएशन ही ना होती तो 200 क्लोजिंग बैलेंस 200 मिलियन क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बन जाता, फिर क्लोजिंग ओपनिंग बन जाता, और उधर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर में हर साल 10 10 10 10 10 कब तक ये सिलसिला चली जाता है? 20 साल। हर साल रिमेनिंग लाइफ गिनते हैं यार, नहीं गिनते। अगर इवैल्यूएशन हो तो गिनते हैं, अदरवाइज अगर कॉस्ट मॉडल होता तो 10,000 स्ट्रेट लाइन मेथड हर साल डेप्रिसिएशन सेम नहीं होती। तो फर्स्ट ईयर में तो कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई, तो हमें डेप्रिसिएशन 10,000 नजर आ रही है। अब आ जाए जरा सेकंड ईयर की फिगर्स देखते हैं। सेकंड ईयर में रिवैल्यूएशन हुई, एज अ रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन फाइनली एसेट 230 मिलियन मींस फेयर वैल्यू पे आ गया। बिल्डिंग का लेजर 230 मिलियन नजर आ रहा है। फिर डेफिनेटली रिवैल्यूएशन हुई तो हमने रिमेनिंग लाइफ गिन ली। जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की 230 मिलियन पे, तो आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट बनी है 12105। बेटा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से मिलेगा, आप तीसरे साल पहुंच गए। दूसरे साल में डेप्रिसिएशन कहाँ मिलेगी? दूसरे साल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर। ये एसेट फेयर वैल्यू पे आने से, अब फेयर वैल्यू पे आने का मतलब क्या, एसेट बढ़ गया था, एसेट बढ़ गए, तो अकॉर्डिंगली फिर उस एसेट के बढ़ने से डेप्रिसिएशन भी गौर से देखें। 10,000 इसकी थी, लेकिन अब चार्ज कितनी हुई है? 12,105 चार्ज। क्या कुछ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई? क्या कुछ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है? लेकिन अब यहाँ पे रुक के जरा आप एक शेयर होल्डर के एंगल से देखें। ये जरा दरवाजा बंद कर दीजिएगा। एक शेयर होल्डर बन के, शेयर होल्डर कौन होता है? कंपनी का ओनर होता है। चलो ठीक है, कंपनी का ओनर पार्टनर शेयर होल्डर बन के अगर आप सोचेंगे तो ये बिल्डिंग आपने खरीदी 200 मिलियन की थी और 20 साल इसकी लाइफ थी, देयरफॉर इसकी डेप्रिसिएशन 10,000 बनती है। इट मींस आपके प्रॉफिट्स जो हैं, आपके प्रॉफिट्स उनमें 10,000 की डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आना चाहिए। अब फेयर वैल्यू जब एसेट ले आते हैं तो ये हमने कोई एक्स्ट्रा पैसे किसी को नहीं दिए, ये जस्ट एक कंपैरिजन हुआ है। एक कंपैरिजन हुआ है ताकि एसेट उस वैल्यू पे नजर आ जाए जिस वैल्यू पे वो आ गए हैं, लेकिन ये अपनी पॉकेट से कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं गए या हमने किसी को एक्स्ट्रा दे दिए। एक कंपैरिजन हुआ, उस कंपैरिजन के रिजल्ट में अगर सरप्लस है तो एसेट, सरप्लस है तो एसेट की डेप्रिसिएशन फिर अकॉर्डिंगली बढ़ गई है। कितने से बढ़ गई है जरा कैलकुलेट करना, वैसे फिगर सिंपल है। एसेट की डेप्रिसिएशन 10,000 थी, ये समझ आता 10,000 बनती है, लेकिन आफ्टर इवैल्यूएशन हमने कितनी चार्ज की है? तो 2105 का जो डिफरेंस है ये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज, जिससे डेफिनेटली प्रॉफिट जो है वो 2105 से एक्स्ट्रा कम हो गया। लेकिन क्योंकि हमारी पॉकेट से तो कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं गए, इसलिए शेयर होल्डर्स को जितना ज्यादा इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल रहा है उतना ही हमने क्या किया है, गौर से देखना है रिवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर को। आज थर्ड लेजर देखें, रिवैल्यूएशन सरप्लस, कंसंट्रेट, फुल कंसंट्रेट। रिवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में आपको यही फिगर डेबिट साइड पे दोबारा नजर आएगी 2105, लेकिन ये डेबिट को कंटिन्यूअस की एंट्री बोलनी है और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, क्रेडिट
क्या मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट बढ़ जाएंगी। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ध्यान में लाया जरा। यस सर। डेप्रिसिएशन यकीनन 12,000 125 105 12,105 रिकॉर्ड हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस जाएगा, कितना ज्यादा जाएगा? 2,105 ज्यादा जाएगा। प्रॉफिट कम हो गया था, लेकिन जितने से वो प्रॉफिट कम हुआ था सरप्लस ट्रांसफर कर देने से, उतना ही सरप्लस ट्रांसफर होने से नेट इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10,000 एज वेल इन द सेकेंड ईयर। हिम्मत जो है ना, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। 12,105 से डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है, एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है, और 2,105 से सरप्लस डेबिट होकर रिटेन्ड अर्निंग्स में क्रेडिट इफेक्ट जा रहा है, क्रेडिट इफेक्ट जा रहा है। डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट कम कितना हुआ होगा? 12,105 से कम हुआ होगा। कंसंट्रेट पूरे 12,105 की बात हो रही है। लेकिन जब आपने 2,105 से रिटेन्ड अर्निंग्स को क्रेडिट किया तो अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग्स में प्रॉफिट कितने से बस नेट इफेक्ट कम हुआ है? 10,000 कम। अब 10,000 इतना पसंद क्यों हमें आया हुआ है? अगर एसेट 200 मिलियन का है और लाइफ 20 ईयर्स है तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट शेयर होल्डर्स पे बस 10,000 ही का जाना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अगर हम रिवैल्यूएशन कर भी लें तो अल्टीमेटली प्रॉफिट पे इफेक्ट उतना ही होना चाहिए जितना बेस्ड ऑन कॉस्ट मॉडल होना चाहिए था। इन अदर वर्ड्स, फाइनली रिवैल्यूएशन हो भी जाए, फिगर्स फेयर वैल्यू पे भी आ जाए, लेकिन शेयर होल्डर्स पे कोई अनड्यू एक्सपेंसेस का इफेक्ट भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हमने कोई एक्स्ट्रा पैसे दे के एसेट नहीं खरीदा। तो होता क्या है कि जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो जितनी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज होती है बिकॉज ऑफ सरप्लस, उतनी ही अमाउंट फिर सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स में भी ट्रांसफर हो जाने के बाद नेट इफेक्ट डेप्रिसिएशन का उतना ही हो जाएगा जितना होना चाहिए था। पहला साल कहना जरा मुनासिब नहीं है। क्या सेकंड ईयर अगर होता तो इवन देन 10,000 ही डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी बेस्ड ऑन कॉस्ट मॉडल। तो क्या यहाँ भी बेस्ड ऑन रिवैल्यूएशन मॉडल फाइनली 10,000 ही की डेप्रिसिएशन का इफेक्ट शेयर होल्डर्स तक पहुंच रहा है? लेकिन डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जा रहा है? 1,2,105। इसे भी गलत नहीं करना, लेकिन वो जितना कम प्रॉफिट आएगा वहां से उतना ही सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर होने से वो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कंपनसेट होकर जीरो हो जाएगा या 10,000 रह जाएगा? जीरो नहीं हो जाएगा, जीरो होना भी नहीं चाहिए, बस 10,000 का इफेक्ट। तो क्या फाइनली मैं कह सकता हूँ कि सेकंड ईयर में भी अल्टीमेटली प्रॉफिट्स पे 10,000 की ही डेप्रिसिएशन का अल्टीमेट इफेक्ट हुआ है रिटेन्ड अर्निंग्स का? आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूँ। क्या समझा सका हूँ? जल्दी से बताएं, फर्स्ट ईयर में क्या क्या है, कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है? दूसरे साल में बताएं कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है? नेट नहीं बताना, नेट नहीं बताना। 12,105 105 डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, लेकिन जितनी एक्स्ट्रा चार्ज हुई है 2,105 उतनी फिर हमने रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करके नेट इफेक्ट 10,000 हो गया। तो इन अदर वर्ड्स, जिन सालों में सरप्लस आता है और सरप्लस ट्रांसफर हो जाता है उस साल में हमें किसी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही सब कुछ हो जाएगा जो होना चाहिए था। लेकिन अब ये सारी बहस सुन के थर्ड ईयर में आ जाएंगे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जी साहब? प्लीज कोई एक आध ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है? सॉरी टू डिस्टर्ब यू यार। जजाकल्ला बेटा सर। अब बेटा जो थर्ड ईयर है, ये थर्ड ईयर में जो मसला है बात ने अगर आइडेंटिफाई कर दिया तो बेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूँ। थर्ड ईयर में हुआ था लॉस, ऐसे था सर? लॉस जब होता है तो एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। अब आप थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन ढूंढेंगे, थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन ढूंढे 9,444। कुछ एक्स्ट्रा चार्ज हुई, कितनी कम चार्ज हुई? कम हुई भी ज्यादा हुई? किसको देख के आप कह रहे हैं? 10,000 को जहन में रख के कह रहे हैं या 1,2,105 को? बिल्कुल सही आप देख, 10,000 की बात हो। एसेट की 10,000 पर एनम डेप्रिसिएशन होनी चाहिए बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड 20 इयर्स। तो 10,000 की बजाय 9,444, इनका डिफरेंस लेना। 9
444 माइनस 10,000 कितना डिफरेंस आया? 556 है। ये कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। यस सर। अब इस साल सरप्लस का जरा लेजर देखो। इस साल सरप्लस में से कितनी अमाउंट ट्रांसफर हुई? सरप्लस बेचारा था ही, तो ट्रांसफर क्या होगा? तो लॉस वाले सालों में डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुआ करेगी या ज्यादा हुआ करेगी? सरप्लस वाले सालों में एसेट बढ़ जाएगा, जितनी ज्यादा चार्ज हुआ करेगी उतना सरप्लस से ट्रांसफर होकर हो जाएगा, वो तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन अब थर्ड ईयर में प्रॉब्लम ये है कि लॉस की वजह से 556 होपफुली सबने कैलकुलेट कर लिया है। कर लिया कैलकुलेट? कैसे किया बेटा? 10,000 ओरिजिनल डेप्रिसिएशन जो बनती है हर साल की, थर्ड ईयर में भी 10,000 ही बनना था, माइनस 9,444 जो चार्ज हुई है, तो 556 की थर्ड ईयर मींस लॉस वाले साल में डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है। तो थर्ड ईयर में जो कम चार्ज हुई है, थर्ड ईयर में उसका कुछ नहीं हो सका है। सेकेंड ईयर में वापस है, सेकेंड ईयर में जितनी एक्स्ट्रा चार्ज हुई है क्या उतनी ही कंपनसेट भी हो गई है? लेकिन जिन सालों में लॉस आता है उन सालों में जो डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई हो वो उस रिस्पेक्टिव ईयर में एडजस्ट नहीं हो पाती है। उसके लिए फिर तरीका ये होता है, हिम्मत आखिरी स्टेप आ रहा है, उसमें फिर तरीका बेटा ये होता है कि जब कभी फ्यूचर में दोबारा सरप्लस आए और लॉस रिवर्स हो रहा हो, तो सिर्फ लॉस की रिवर्सल जहन में नहीं आनी चाहिए, ये भी जहन में आना चाहिए कि एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी चार्ज होनी है, चार्ज होनी है, रिवर्स होनी है। 9,444 चार्ज हुई भी है 10,000 की बजाय। तो जिन सालों में लॉस के बाद लॉस रिवर्सल हो रही होगी तो यकीनन लॉस भी रिवर्स होना है, और साथ साथ आपको किस चीज का भी ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन जितनी कम चार्ज हुई थी लॉस के आने के बाद वो भी अब आपने चार्ज करके नेट इफेक्ट सेम करना। नेट इफेक्ट सेम का करने का मतलब 10,000 ही नेट इफेक्ट होना चाहिए। तो लॉस के बाद अगर सरप्लस आ जाए तो फिर दो काम होते हैं, एक तो लॉस की रिवर्सल और दूसरा एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन फिर चार्ज होनी रिवर्स होनी चार्ज। तो कुछ हजम हुई मेरी बात? ये सारी बहस सिर्फ किस साल में होनी है? लॉस के बाद अगर सरप्लस आ जाए तो इसको काइंडली कोशिश करेंगे कि जहन में रिटेन हो जाएगा। लॉस के बाद अगर सरप्लस आए तो आपने रिवर्सल ऑफ लॉस भी जहन में लाना है, और फिर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन वर्किंग इंशाल्लाह हम करते रहा करेंगे, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की भी वर्किंग हम किया करेंगे। अब आखिरी चीज, ये दो काम अलग भी हो सकते हैं, लॉस की रिवर्सल अलग करना है, एक एंट्री अलग करना है और एक डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री अलग करना है। लेकिन जो तरीका अडॉप्ट किया जाता है वो ये है कि लॉस की रिवर्सल भी प्रॉफिट लॉस में होनी है, हिम्मत लॉस रिवर्स होकर कहाँ जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। डेप्रिसिएशन भी कहाँ जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में इसका फैक्ट है। तो रादर देन कि ये दो एडजस्टमेंट अलग करें, इसका तरीका ये होता है फाइनली लॉस देखिए बोलते हैं 10,000 से क्या रिवर्स होना? लॉस, और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज होनी रिवर्स होनी। ये फाइनल है सबका? यस सर। एक पता कैसे चलेगी कि कितनी चार्ज हुआ करनी? बेस्ड ऑन कॉस्ट मॉडल, जितनी डेप्रिसिएशन बनती है क्या थर्ड ईयर में भी इतनी ही बनती है? और सर इतनी ही बनती है, और अभी फिलहाल स्ट्रेट लाइन मेथड जब वो आएगा तो वो भी करते हैं। और चार्ज हुई कितनी है? 9,000। एक आखिरी चीज सोचे सुनेगा गौर से, क्या लॉस के बाद जब ये सरप्लस आया तो एक ही साल बीच में गुजरा? किस साल लॉस आया? 8 वाले साल में। किस साल रिवर्स हो रहा है? तो एक ही साल गुजरा है। अगर ये बीच में 4-5 साल गुजर गए होते तो क्या उतने सालों की डेप्रिसिएशन एडजस्ट करनी पड़ती? उतने सालों, जितने सालों में कम डेप्रिसिएशन चार्ज है। फिलहाल कितने साल इन्वॉल्व है? सिर्फ एक ही साल इन्वॉल्व है। कितना डिफरेंस बनता है? 556। क्या 556 डेप्रिसिएशन चार्ज का मतलब डेप्रिसिएशन डेबिट है या क्रेडिट है? एक्सपेंस बढ़ाना है या कम करना है? तो ये डेबिट है। लॉस रिवर्सल क्रेडिट है। कंसंट्रेट जरा, लॉस बढ़ाना है कम करना है?
लॉस, रिवर्सल ऑफ लॉस, लॉस बढ़ाना है कम करना है, कम करना है, कम करना है, डेप्रिसिएशन भी कम करनी है, डेप्रिसिएशन बढ़ानी है, लॉस कम करना है, क्रेडिट हो रहा है, डेप्रिसिएशन बढ़ानी है, डेबिट हो रही है। अब इसे नेट ऑफ करके क्या कह सकते हैं हम, कैलकुलेटर पढ़ेंगे, 9444 से फाइनली ऐसे ही नेट रिवर्सल ऑफ लॉस बनता है। ये दोनों फिगर्स प्लस क्यों नहीं की मैंने? अकाउंटिंग फ्लॉप नहीं करनी है, कितने से लॉस कम होना है 10,000, कितने से डेप्रिसिएशन बढ़नी है, तो नेट करके कितना लॉस रिवर्स हो जाएगा 9 मीन्स से अलग अलग एडजस्टमेंट हो सकती है लेकिन वो टाइम वेस्टिंग होती है। तो 10,000 अलग प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट कर दें, हिम्मत 556 अलग प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर दें। उन दोनों को अलग अलग करने की बजाय फाइनल वर्ड बोले क्या कर दें, 9444 से प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दें, क्रेडिट कर दें, डेबिट कर दें, क्रेडिट कर दें। 10,000 से क्रेडिट हो रही फिगर, 556 से फिगर डेबिट हो रही है, तो नेट करके क्रेडिट कर दें या डेबिट कर दें? क्या क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट ज्यादा है? कितना क्रेडिट ज्यादा है? तो 9444 से नेट करके रिवर्सल ऑफ लॉस क्रेडिट। क्या लॉस ज्यादा रिवर्स होना है या डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होना है? लॉस ज्यादा रिवर्स होना है, तो फाइनली नेट करके कितना लॉस रिवर्स हो जाना है? 9444 रिवर्स हो। ये पूरा क्यों नहीं हो रहा? पूरा क्यों नहीं हो रहा? ये पूरा ही हो रहा है, ये पूरा ही हो रहा है लेकिन दो हिस्सों में। पूरा ही लॉस रिवर्स हो रहा है लेकिन साथ कोई डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट होनी है। तो इन अदर वर्ड्स अलग अलग लिखने की बजाय नेट करके 9444 से ही लॉस रिवर्स कर। यहाँ तक ठीक है सर? आखिरी सब बस सुनने पे उसके बाद आपके लिए ऊपर सरप्लस ढूंढे कितना, 19,444 टोटल सरप्लस ये है। इसमें से अब कितनी अमाउंट फाइनली नेट रिवर्सल ऑफ लॉस के नाम से प्रॉफिट लॉस में जाएगी? 9,444। लेकिन क्या अभी भी कुछ एक्स्ट्रा बचता है? ये जो 10,000 एक्स्ट्रा बचता है ये हिम्मत कर रही है आपके ख्याल में कहाँ जाना चाहिए? ये रिटेन नहीं, अभी रिटेन अर्निंग्स में सरप्लस के नाम से इक्विटी में जाना। अगर ये लॉस की स्टोरी ना होती तो पूरा 19,444 इक्विटी में जाना था, लेकिन अगर लॉस की रिवर्सल के साथ होना है तो जो बैलेंसिंग फिगर फिर आ जाएगी। ये अब वो रिवैल्यूएशन सरप्लस है जो फाइनली आपको कहाँ नजर आएगा? इक्विटी में नजर आएगा। बाकी डेफिनेटली इंशाल्लाह ये फिगर्स अभी हमने सॉल्व करते रहना और भी, लेकिन आई होप जितना थोड़ा सा मैंने इस वक्त बताया आपको कुछ रीजनेबली समझ आ गया है। तो यहाँ तक जरा काइंडली नोट कर लें, फिर आपने मुझे इसकी एक अच्छे से एंट्री करवानी है। ये बताओ, ये तो डेबिट क्रेडिट मैंने पहले नेट अप की है, 10,000 क्रेडिट है और 556 डेबिट है। तो इन दोनों को अगर हम ऊपर नीचे रखते प्लस माइनस करें तो प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होकर 9,444 रह गया। अब 9,444 क्रेडिट फिगर बची है या डेबिट फिगर? नहीं, 10,000 क्रेडिट फिगर है, 10,000 क्रेडिट फिगर है, 556 डेबिट फिगर है। इन दोनों को अगर मैं नेट ऑफ कर लूं तो क्या क्रेडिट बचेगा या डेबिट बचेगा? क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है? 9,444। तो मैंने सीधा क्रेडिट फिगर ली। जिससे फॉर एग्जांपल इनकम हो 10,000 इनकम है और 556 एक्सपेंसेस है, तो आप अगर उसे लेस कर लेंगे, लेस ही करेंगे, तो लेस करके जो फिगर बचेगी प्रॉफिट कहेंगे वो क्रेडिट फिगर ही होगी। अब यहाँ प्रॉफिट नहीं है, बस वर्ड कर देता है। नहीं बड़ा, इस साल तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो ये साल शुरू हुआ है। क्या रिवैल्यूएशन के बाद इस साल की डेप्रिसिएशन आनी है? अगर फॉर एग्जांपल ये साल भी एंड हो गया होता तो फिर 2 साल होते जिनमें कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, तो फिर 2 सालों की एडजस्टमेंट होनी चाहिए। अभी काइंडली देख लें, लास्ट रिवैल्यूएशन डेट क्या थी? 1 जुलाई 8, अब 1 जुलाई 9 है, तो बीच में एक पूरा साल गुजरा। 9,444 कितने साल चार्ज हुआ? एक साल ही हुआ। तो इस साल की क्योंकि शुरू में रिवैल्यूएशन हो रही है तो पहले आप रिवैल्यूएशन कर देंगे और रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जी जैन साहब आप लिख लें, अभी मैं एंट्री लिखता हूँ इंशाल्लाह। ये एंट्री जब अब मैं लिखूंगा तो ये सारी बात आपके सामने आ रही है, कैसे परेशान ना हो। यहाँ तक अगर वर्किंग में कोई इश्यू है पहले वो फाइनल करें, बाकी मैं अभी एंट्री करता हूँ आपसे पूछ के, तो इंशाल्लाह इसे कंप्लीट कर लें।
ठीक है सर। बाकी बातें काफी सारी हुई हैं, वो सारी बातें डेफिनेटली एकदम रिटेन नहीं होंगी जहन में, ये वर्किंग समझ आ गई। बाकी इंशाल्लाह भी कुछ क्वेश्चन और मैं बार बार करूंगा तो फिर आपसे पूछता रहूंगा तो आपको इंशाल्लाह फिगर्स का आइडिया हो जाएगा। फिलहाल पता है ये 10,000 क्या है, ये 10,000 क्या है, नहीं ये ब्रैकेट वाला 10, ये ब्रैकेट में 10,000, हाँ जी, डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू कॉस्ट मॉडल, ये ब्रैकेट नीचे तो 10,000 वाली, इसके सामने एक -944 हो रहा है, 444 हो रहा है, ये क्या है, डेप्रिसिएशन आफ्टर लॉस। तो फिलहाल ये इस तरह क्लियर कर लें, बाकी ये फिगर्स मेरे ख्याल बार बार प्रैक्टिस में जब आएंगे तो ऐसे परेशानी। ब्रैकेट का पहला 10,000 क्या है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट मॉडल के मुताबिक जो थर्ड ईयर में बनती थी, और 9,444 जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है थर्ड ईयर में, इतनी कम चार्ज हुई थी, उसका इफेक्ट है। जी सर, एक एंट्री करवानी है आपको, ये जो सरप्लस आया करवानी है का मतलब पहले करवानी है, नोट कर लिया? यस सर। फिगर्स नोट करनी है प्लीज। यस सर। पहले एंट्री जरा सुनिएगा मेरे से। देखिए अगर सरप्लस आया है ना, तो बिल्डिंग ने तो ये एसेट जो भी है उसने तो डेबिट ही होना, बताइए कितने से? ना 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 ना, एसेट ने कितने से बढ़ना है? ना ना इधर ही, ये ना गिरेगा ऊपर जाए, ऊपर 19,444 से होगा, कैरिंग अमाउंट में फेयर वैल्यू बनना है, तो इसमें ना परेशान हुई है। अगर ये फर्स्ट टाइम सरप्लस आता तो कितने से क्या एंट्री होनी थी? बिल्डिंग डेबिट सेपरेशन सरप्लस क्रेडिट 19,444, तो एंट्री तो इतनी सी होनी थी। अब सिर्फ क्या होना है, ये जो 19,444 है इसका एक ब्रेकअप हो जाए। अब ब्रेकअप देखो, ब्रेकअप में रिवर्सल ऑफ लॉस के नाम से कितनी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होनी है? 9,444। अब क्लियर हो रहा है प्लीज? एसेट ने कितने से बढ़ना है? 19,444 से ही बढ़ना है, लेकिन वो सारी की सारी अमाउंट सरप्लस के अगेंस्ट नहीं आनी, 9,444 प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, और कितना बचेगा? हिम्मत हिम्मत, ये 10,000 किस नाम से कहा नजर आएगा? इवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से आपको इक्विटी में नजर आएगा। फाइनल एक सेकंड सुने, बिल्डिंग नॉन करंट एसेट्स में कितने से बढ़ेगी? 19,444 से। 9,444 प्रॉफिट एंड लॉस में जाके एक्सपेंसेस से लेस हो, क्रेडिट हो रहा है, और जब 10,000 बचेगा, ये आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी में आफ्टर द हेडिंग ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स फिलहाल नजर आएगा। बाकी बातें वही हैं जो आपको पहले पता। अभी एंट्री समझ आ गई प्लीज? एंट्री समझ आ गई सबको? लिखेंगे एंट्री। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग फाइनल? ऑनलाइन स्टूडेंट्स पहले सारे दोबारा बता दें, एंट्री समझ आ गई फाइनल? वर्किंग एंट्री क्लियर? ये सारी डिटेल्ड वर्किंग कब हुआ करेगी? अगर किसके बाद क्या आ जाए? हाँ जी, बस ये एक बात अपनी कड़ी याद रखें। देन आए अब जरा पोस्टिंग शुरू करें, लेजेस हमारे कंप्लीट हो गए, लेकिन पोस्टिंग करते हुए एक एंट्री अक्सर भूल जाया करेगी, भूलनी नहीं है। एलिमिनेशन किस होनी है? डेट ऑफ इवैल्यूएशन पे सेपरेट लेजर्स बने हुए हैं, तो पहले एलिमिनेशन, बाकी सरप्लस लॉस की बहस बात है, तो करें जी एलिमिनेशन। हाँ जी, एंट्री बोल के लिखा करें वरना पोस्टिंग एरर हो जाता है। Accumulated appreciation, accumulated appreciation account debit, accumulated depreciation account debit and building account credit. ये अब जो एंट्री हमने लिखी है काइंडली उसको सामने रखे, जरा पोस्टिंग करवा दें पहले।
पोस्टिंग भी करवा दें बाद में आप इंडिविजुअली। अब बिल्डिंग डेबिट के मतलब बिल्डिंग के लेजर में है, लेकिन बिल्डिंग के लेजर में अब ऑपोजिट दो रेफरेंसेस हैं, बिल्डिंग डेबिट। तो रिवर्सल ऑफ लॉस के नाम से कितनी फिगर लिख लें? हिम्मत हिम्मत, रिवर्सल ऑफ लॉस 9444, ऐसे ही है। रिवैल्यूएशन सरप्लस के रेफरेंस है 10,000। पूरी सुनिएगा, ये दोनों मिला के तो 19,444 हो जाएगा। अब रिवर्सल ऑफ लॉस का लेजर ऐसे अलग रिक्वायर्ड नहीं है हमसे, रिवर्सल ऑफ लॉस क्रेडिट फिगर का कोई अलग लेजर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन कौन सा लेजर रिक्वायर्ड है? हिम्मत जवाना हिम्मत। तो 1 जुलाई 2008 इवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में किस साइड पे फिगर लिखो? रेफरेंस क्या लिखो? अमाउंट क्या लिखो? 10,000 या 19,444? जी ऑनेस्ट फ्रेंड्स प्लीज, पोस्टिंग समझ आ गई? अब जरा इंडिविजुअली करनी थी पोस्टिंग पहले, मेरे ख्याल बोर्ड से देखे पोस्टिंग बनती नहीं है। इस बार देखिए कि किधर किधर लिखा हुआ है, लेफ्ट राइट साइड बनना हो देंगे, तो काइंडली एंट्री सामने रखें जहन में और उसकी पोस्टिंग करना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? बेटा मॉल से प्लीज जादू ना करिए यार। 19,444 है, अगर इसे आप 10,000 से माइनस करेंगे तो 9,444 बनता है, और अगर वही बनता है तो फिर ऐसे भी तो बनता है, ये किन चक्कर में पड़ जाते हैं? तो अगर वो बनता तो ये नहीं बनता। 19,444 में से अगर आप 10,000 माइनस करेंगे तो दोबारा 10,000 कैसे बनेगा? कुछ जादू नहीं भाई। 9,19,444 टोटल सरप्लस है, माइनस 10,000 करोगे तो 9,444 बैलेंसिंग फिगर आएगी। एंट्री होगी जी, वाइंड अप कर दें जी, हमारे पास बस रिमेनिंग का टाइम मतलब कंप्लीट करने से। वाइंड अप वाइंड अप वाइंड अप क्या रह गया? किस दिन? बेटा अगर कम होता तो देख लेंगे यार, कमाल है जाए। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस कम होता, अगर कम होगा तो वो देख लेंगे, अगर ज्यादा हो तो सामने आ गया, कम हो तो जब आएगा तब देख लेंगे। क्या वह जहन का सिलेबस खत्म हो गया? जो हो गया ये तो रहने दें, जो परसों होगा वो आज बता दें। ये किस साइंस में पड़ेगी? ये तो रहने दें, वो बता दें। ये कर लें इंशाल्लाह, जब आएगा वो भी कर लेंगे। ये जरा डेप्रिसिएशन किस पे कैसे फाइनल वाइंड अप? ना ना इस तरह नहीं, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, बल्कि सॉरी छोटा सा काम जेन में रखा गया। नहीं एक मिनट जरा, 1 जुलाई 8 दोबारा जेन में लाएं। डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे आफ्टर रिवैल्यूएशन एंट्रीज एक काम आप भूलना नहीं है, रिमेनिंग लाइफ काउंट करें, रिमेनिंग लाइफ काउंट कर दें, कितने में से कितने साल गुजर गए हैं। ये काम करने किस डेट पे याद रख के आगे चला करें। 1 जुलाई 8 मींस रिवैल्यूएशन डेट पे, तो कितने साल रिमेनिंग रह गए थे? अब फेयर वैल्यू कितनी बन गई थी? तो 180 डिवाइड बाय क्या करो, कैसे सॉल्व करें जी कैलकुलेटर? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, डेट आ जाएगी 30 जून 2009, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, फिगर्स आप बोल दें काइंडली। नहीं अमाउंट पर 180,000 डिवाइड बाय 17,000, अमाउंट बनी है 10588, ऐसी है। अच्छा कंसंट्रेट कीजिएगा, जो मैंने ऊपर थोड़ी सी बात की थी एक दफा दोबारा आपके सामने फिर आ जाएगी। रिवैल्यूएशन सरप्लस जिस साल में है उस साल ज्यादा चार्ज हुई है कम? कितनी ज्यादा? 588 सिंपल फिगर है, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स में सरप्लस के लेजर में है। क्या सरप्लस दोबारा आ गया है? पॉइंट नंबर 3 क्वेश्चन का ध्यान में लाएं, क्या सरप्लस एनुअल ट्रांसफर होना है? होना है सर। डेट क्या लिखूं सरप्लस के लेजर में?
किस डेट पे ये काम होना है, जिस डेट पे डेप्रिसिएशन है, किस एंट्री की दोबारा बात शुरू हो गई है। ना एंट्री 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 रिटेन्ड अर्निंग नहीं है, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ये अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका बताएं। तरीका सरप्लस उठाएं, जितना सरप्लस पड़ा है वो उठा लें, और जिस बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज की है उसी बेस पे सरप्लस ट्रांसफर कर दें, व्हिच मींस नाउ 17 इयर्स। और 588 का मतलब क्या जिस साल में सरप्लस आ रहा है उस साल में डेप्रिसिएशन उतनी ही है जितनी अल्टीमेटली होनी चाहिए। तो बेटा सिर्फ किस साल में इशू रह जाता है, जिस साल में लॉस होता है, अदरवाइज आपको ये टेंशन लेने की कभी जरूरत नहीं बनेगी। ये 588 की फिगर आ गई। एंट्री बोल देनी फाइनल अगर 588 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट एंड रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। भाई मैंने ये जितनी आपके सामने बातें की हैं उनका मकसद जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, लेकिन फाइनली एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ ये शायद एक प्रोसीजर सा बन जाएगा जिसको शायद हमने अप्लाई किया करना। सीरीज निकालें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब फाइनल हो गए प्लीज सर। सीरीज निकाल के वाइंड अप करें। टोटल हो जाएगा ये 189 ट्रिपल 189 सीडी बन जाएगा 180,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में टोटल हो जाएगा 20032। सीडी तो वही हो जाएगा जितना चार्ज किया उतने तो एलिमिनेट हुआ 10500। और फाइनली 10,000 रिमेनिंग सरप्लस रह जाएगा 9412। जी एनी कंफ्यूजन सर? नो सर। चलिए यहीं तक क्वेश्चन में रिकॉर्ड था 30 जून 9 तक। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिया, बताइएगा तो फिगर सारी पूरी होगी। नहीं जनरल एंट्री तो भी रहने दीजिएगा, जनरल एंट्री का क्वेश्चन को पहले मेरे साथ ही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढे आप लोग। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 जरा पढ़िएगा, डाटा टाइम है जरा डाटा पढ़ लेना सर। कॉस्ट है 360,000। यस सर। परचेज डेट है 1 जुलाई 2009। 10 इज लाइफ है फिलहाल अभी चलेगा। डिटेल ऑफ रिवैल्यूएशन 1 जुलाई 10, 11, 12। यस सर। उसी तरह का डाटा है पीरियड के स्टार्ट पे, हर साल रिवैल्यूएशन हो रही है। सेम रिक्वायरमेंट्स हैं जो अभी हमने सॉल्व की हैं। यस सर। इस क्वेश्चन को मेरा ख्याल होमवर्क रखना चाहिए, खुशी भी है। सबसे पहले आपने करना है ये कि क्वेश्चन नंबर 1 जरा दोबारा रिवाइज कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 2 मैक्सिमम ट्राई करना। इसमें लास्ट ईयर में फिर वही मसला आना जो आया है, लेकिन मेरा ख्याल है मैक्सिमम आप ट्राई कर लीजिएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। और मैं इंशाल्लाह अपनी डिस्कशन फिर यहीं से दोबारा स्टार्ट होगा मंडे, ठीक है? ये ठीक है ऑनलाइन फ्रेंड्स, कर लेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, रिवाइज करके कहीं अटेम्प्ट करें ताकि अगर अपने हाथ से फिगर्स गुजरने जरा दोबारा। कोई कंफ्यूजन नहीं ऑनलाइन फ्रेंड्स आप लोगों की फाइनली? नहीं बेटा वो तो पहले ही प्रॉफिट लॉस में, वो आपकी बात ठीक है, तरीके से बहुत से हैं उसके लिए, लेकिन लॉस को डेप्रिशिएट करना आप खुद जरा लॉजिकली समझ नहीं पाएंगे। आप मैं अगर कहूँगा लॉस से डेप्रिशिएट होना तो हम वैसे ही परेशान हो जाएंगे, तो फिगर तो आ जाएगी लेकिन लॉजिकली शायद ये बात है। दिक्कत वो भी हो सकता है, लेकिन वो जरा मेरा ख्याल है
लॉजिकली अंडरस्टैंड करना जरा मुश्किल है। में से क्यों माइनस किसी का क्या तो जैसे आपने ये अमाउंट माइनस किया, जो मैंने कहा था वो आप करते नहीं। मैंने कहा था ये नेक्स्ट पेज पे लेजर बनाया, आपने वो लेजर इस तरह बनाया है, तो क्या समझाया ये मैंने इस फिगर से इस फिगर का कंपैरिजन, एप्रिसिएशन और इसका मैंने कंपैरिजन, वो प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट जानी है, ये रिटेन अर्निंग्स पे लेकिन ताकि नेट ऑफ फंड इन दोनों से नेट 10,000 क्वालिटी साफ सुथरी वर्किंग करिए, आपने एक साथ काम करके बात नहीं पाती। हर साल कितनी यूजफुल लाइफ होती है उसी पर डिप्रिशिएट करते हैं, तो यहाँ पर लाइफ कम की है। अगर मैं अगले साल भी 20 साल ले लूंगा तो 21 साल बन जाएंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल सेम ईयर लेते हैं, लेकिन अगर रिवॉल्यूशन हो गए तो फेयर वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं। बस अब लास्ट कर लेंगे, वही तो मैंने आपको कहा था, हाँ वो आ जाएगा मेरे से।